Hello, my students. Welcome to my channel English from Zero Level. हाँ तो देखें, आज हम लोग सीखेंगे कॉमन नाउन के बारे में. कॉमन नाउन, द नेम विच इज कॉमन टू एनी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी व्यक्तियों एवं वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. यानी कि अगर हम किसी संज्ञा का नाम लें और उस संज्ञा से समूची जाति भर का बोध हो, समूची जाति भर का बोध हो, तो वह कॉमन नाउन होगा. कॉमन नाउन का मतलब ही होता है कि जो समूची जाति को रिप्रेजेंट करता है, जो समूची जाति के बारे में बताता है, वही कॉमन नाउन है. ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु वगैरह के बारे में नहीं बताता, ये समूची जाति भर का बोध कराता है. वही यहाँ हम आपको देख लीजिए, डिफिनेशन में वही है. अब एग्जांपल, द कॉ इज ग्रेजिंग, गाय चल रही है. कोई निश्चित गाय नहीं, गाय चल रही है, ऐसे किसी निश्चित गाय का बोध नहीं होता है. कोई भी गाय, दुनिया में जितनी भी गाय हैं उनमें से कोई एक चल रही है, यानी कि गाय जाति का बोध हो रहा है, गाय चल रही है. अब है द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है. कोई निश्चित लड़का नहीं, लड़का जाति, जो समूचे लड़का जाति है, उस समूची लड़के जाति में से कोई एक लड़का खेल रहा है. फिर द बुक इज यूजफुल, किताब उपयोगी होता है. कौन सी? कोई निश्चित किताब है? नहीं. किताब यानी कि दुनिया की कोई भी किताब, दुनिया की कोई भी किताब वो उपयोगी होती है. कोई निश्चित किताब के बारे में नहीं कही गई है. फिर द कंट्री इज बिग, देश बड़ा होता है. देश बड़ा होता है, कोई निश्चित देश के बारे में नहीं कहा गया है. जितने भी देश हैं इस दुनिया में, सारे देश के बारे में कहा गया कि वो बड़ा होता है. यानी देश जो है वो बड़ा होता है, चाहे कोई भी देश हो. अब यहाँ डिफिनेशन में जो हम यहाँ नीचे बताए हैं नोट में, द कॉ से किसी खास गाय का बोध नहीं होता है, बल्कि दुनिया के किसी भी गाय का बोध होता है. यानी कि गाय से सारी गाय जाति का बोध होता है. गाय कहने से समूची गाय जाति का बोध होता है. फिर है द बॉय कहने से किसी खास लड़का का बोध नहीं होता है, बल्कि सारे लड़का जाति का बोध होता है. किसी एक खास लड़के का बोध नहीं, समूची लड़का जाति का बोध होता है. अब है द बुक कहने से किसी खास किताब का बोध नहीं होता है. द बुक कहने से किसी खास किताब का बोध नहीं होता है, बल्कि समूची किताब का बोध होता है जो उपयोगी है. समूची दुनिया की सारी किताब, सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबों का बोध होता है किताब कहने से. अब है द कंट्री कहने से किसी खास देश का बोध नहीं होता है, बल्कि दुनिया के सभी देशों का बोध होता है जो बड़ा है. यानी देश कहने से यह बोध होगा कि दुनिया का कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश वो बड़ा होता है. देश है तो बड़ा होता है, ये मतलब है. तो अब कॉमन नाउन के बारे में जैसे कि एक एग्जाम्पल हम और लें. यदि ऐसा कहें, द बॉय इज फ्रॉड, लड़का धोखेबाज होता है. अगर मान लीजिए क्लास में पढ़ाई हो रही है, कोई लड़की अगर ऐसा बोल दे कि द बॉय इज फ्रॉड, लड़का धोखेबाज होता है ना, तो ये अगर कोई एक्सप्रेस कोई लड़की अगर ऐसा बोलती है तो किस लड़के के बारे में बोलती है बताइए? क्या माने किसी एक लड़के के बारे में बोलती है? नहीं, ये समूचे लड़के जाति के बारे में कहा जा रहा है. द बॉय इज प्राउड, अगर कोई ऐसा कहे, कोई लड़की अगर ऐसा बोले द बॉय इज प्राउड, तो ये समूचे जो क्लास में बैठे लड़के हैं सभी इस चीज से एतराज करेंगे, सभी इस चीज का विरोध करेंगे, क्योंकि किसी खास लड़के को नहीं कहा गया, ये लड़के जाति के बारे में कहा गया है. तो इससे समूचे क्लास में बैठे सारे लड़के नाराज हो सकते हैं, है ना. द बॉय इज प्राउड से मतलब है लड़का धोखेबाज होता है. तो लड़का जाति ही धोखेबाज, दुनिया का सब लड़का धोखेबाज. बात समझ रहे ना, दुनिया के सभी लड़के धोखेबाज होते हैं, ये अर्थ होता है. तो कॉमन नाउन का ये मतलब है कि अगर आप किसी एक कॉमन नाउन का जिक्र करते हैं तो उसमें समूची जाति शामिल हो जाती है, जैसा कि अभी एग्जाम्पल में हम बताए. अब इसको ठीक ढंग से जरा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में आप अंतर को ठीक से समझ लेंगे तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत नहीं होगी. तो आपको ये देखना है एग्जाम्पल से. जैसे सीता इज अ गर्ल, सीता इज ए गर्ल, सीता एक लड़की है. तो सीता ये क्या है? लड़की का नाम है. तो सीता लड़की का नाम है, ये पार्टिकुलर लड़की है कोई, तो ये प्रॉपर नाउन है.
सीता इज अ गर्ल। गर्ल कहने से कोई निश्चित लड़की का बोध नहीं होता है, दुनिया की किसी भी लड़की का बोध हो सकता है। लड़की कहने से कोई भी लड़की हो सकती है। तो इस तरह से सीता है प्रोपर नाउन, गर्ल जो है लड़की, यह है कॉमन नाउन। बात समझ रहे हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है इंडिया इज अ कंट्री। तो इंडिया ये देश का नाम है ना, इंडिया दुनिया में एक ही है, ये देश का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और कंट्री कहने से कोई भी देश हो सकता है, दुनिया में अनेक देश हैं, तो कंट्री कॉमन नाउन है, जबकि इंडिया ये देश का नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और फिर क्या है, द गंगा इज अ रिवर। तो गंगा जो है ये क्या है, गंगा नदी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और रिवर, रिवर कहने से दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है, वो कॉमन नाउन है। फिर है चेतक वाज ए ब्रेव हॉर्स। महाराणा प्रताप का घोड़ा था, इसका नाम चेतक था, काफी वीर और साहसी घोड़ा था। तो चेतक वाज ए ब्रेव हॉर्स, क्या है, चेतक एक वीर साहसी घोड़ा था। तो चेतक के घोड़े का नाम है, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। और हॉर्स कहने से दुनिया के किसी भी हॉर्स, किसी भी घोड़ा का बोध होगा, तो वो कॉमन नाउन है। फिर द रामायण इज ए हॉली बुक। तो रामायण जो है हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का नाम है रामायण। तो रामायण ये धार्मिक ग्रंथ का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। और बुक ग्रंथ, ग्रंथ तो दुनिया में अनेक है, तो ये कॉमन नाउन है। फिर द रेड फोर्ट इज अ वेरी ओल्ड बिल्डिंग। लाल किला ये इमारत का नाम है, लाल किला जो भारत में नई दिल्ली में है, तो ये इमारत का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ये निश्चित, लाल किला से निश्चित इमारत का बोध होता है। और बिल्डिंग माने इमारत, तो बिल्डिंग तो अनेक है, बिल्डिंग कहने से कोई निश्चित बिल्डिंग का बोध नहीं होता है, तो ये कॉमन नाउन है। बात समझ में आया। इस तरह से आप देखेंगे कि पार्टिकुलराइज करने के लिए किसी चीज को, उसका नाम अगर आप ले लेते हैं तो ये प्रॉपर नाउन होता है। और जनरली अगर हम बोल देते हैं बुक, बॉय, गर्ल, हाउस, काउ, डॉग, तो ये सारे कॉमन नाउन होते हैं। अब वहीं अगर उन सारी चीजों का, व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान का अगर आप नाम ले लेते हैं तो वो पार्टिकुलर हो जाता है। और इस तरह पार्टिकुलर होने से वो प्रॉपर नाउन स्पेशल हो जाता है ना। कोई पार्टिकुलर का बोध, कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान का बोध हो तो वे प्रॉपर नाउन होते हैं। बात समझ में आई। हाँ देखिए, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द नाउन व्हिच डिनोट्स a group of persons or things is called a collective noun। जिस संज्ञा से व्यक्तियों एवं वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी समूह का, इकट्ठा, जमाव का, समझ रहे हैं। ये समूहवाचक संज्ञा का नाम ही है समूहवाचक, यानी कि समूह का बोध कराने वाला। व्यक्तियों या वस्तुओं का एक जत्था, एक ग्रुप, एक समूह यदि हो तो वो समूहवाचक। समूहवाचक में संज्ञाएं यानी कि व्यक्ति या वस्तु अनेक होंगे, लेकिन समूहवाचक संज्ञा एक होगी। कैसे, जैसे ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज गोइंग टू कॉलेज। लड़कियों का समूह कॉलेज जा रहा है। लड़कियां अनेक हैं लेकिन समूह के जो है एक। लड़कियां अनेक हैं और समूह एक है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग। खिलाड़ियों का दल खेल रहा है। तो खिलाड़ी अनेक हैं और दल एक। जैसे इंडियन टीम, तो इंडियन टीम एक ही है लेकिन खिलाड़ी इसमें कितने, 11 हैं। 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो खिलाड़ी 11 हैं लेकिन टीम कितने हैं, एक। फिर उसी तरह से ए हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग। गायों का झुंड चल रहा है। गाय अनेक है, झुंड कैसे है, एक। समझ में आ रहा है। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ही यही है कि व्यक्तियों, वस्तुओं का एक झुंड, एक समूह। जैसे यहाँ ऊपर दिए डिफिनेशन में, यहाँ पर जरा देखिए, ऊपर दिए गए सारे कलेक्टिव नाउन्स ऑफ से मिलकर बने। अब जरा देखिए, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए हर्ड ऑफ काउज, इसमें ऑफ है, सब में लगा है ना ऑफ। ये ऊपर दिए गए सारे कलेक्टिव नाउन्स ऑफ से मिलकर बने हैं। उन कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इज, हैज या वाज का प्रयोग होता है। ऐसे नाउन्स के शुरू में ए या एन लगती है। क्यों इज, हैज या वाज का प्रयोग क्यों होता है? वजह यह है कि व्यक्ति या वस्तु अनेक हैं लेकिन ग्रुप एक ही न है। यही कारण है कि इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अब आप क्या करेंगे, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को देख करके यहाँ पर आर नहीं लगाना है क्योंकि लड़कियों का झुंड, लड़कियां आने का झुंड तो एक ही है ना, इसलिए ई लगी है।
ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स अनेक हैं लेकिन टीम क्या है, एक है। यह टीम है एक, इस वजह से ई लगी है। ए हर्ड ऑफ कॉज, ए हर्ड ऑफ कॉज, गायें अनेक हैं लेकिन झुंड कितना है, एक, इस वजह से सब में ईज लगी है, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो वैसे कलेक्टिव नाउन जो ऑफ से मिलकर बने होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। कौन से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है वो आपको ये जानना पड़ेगा कि उसमें सिंगुलर वर्ब के रूप में हम क्या प्रयोग करते हैं। ईज का, हैज का, वाज का, ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसे कलेक्टिव नाउन जो ऑफ से मिलकर बने हैं तो उसमें आर नहीं लगाना है, वर नहीं लगाना है, हैव नहीं लगाना है, क्योंकि एक ही का बोध होता है। अब फिर देखिए नीचे यहाँ लिखा गया है कि ऊपर दिए गए सारे कलेक्टिव नाउन्स ऑफ से मिलकर बने हैं, उन कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इज, हैज, वाज का प्रयोग होता है। ऐसे नाउन्स के शुरू में ए या एन लगती है। ऊपर के उदाहरणों में लड़कियां अनेक हैं पर समूह एक ही, इसी को डिफाइन किया गया है। उसी तरह खिलाड़ी अनेक है पर दल एक ही है। पुनः गायें अनेक है पर झुंड एक ही है। समझ आ रहा है ना। अब नीचे देखिए, अतः ए ग्रुप, ए टीम, ए हर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब ईच का प्रयोग किया गया है। अब देखें, पर कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, समझ रहे हैं, जो अकेले शब्द के होते हैं, यानी कि वे बिना ऑफ के होते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स में ऑफ लगे हुए नहीं रहते, वो अकेले शब्द के होते हैं, समझ रहे हैं। उनके साथ द का प्रयोग करते हैं और ऐसे नाउन्स के साथ सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। अकेला शब्द का जब कलेक्टिव नाउन रहे तो सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर मानते हैं तो फिर शुरू से लेकर अंत तक सिंगुलर मानिए। अगर प्लूरल मानते हैं, एक बार प्लूरल माने तो वाक्य में जहां भी इसका प्रयोग होगा तो फिर वो प्लूरल में होगा। बात समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कहीं सिंगुलर मान लिया कहीं प्लूरल, ये नहीं करना है। वो एग्जाम्पल से हम उसको बता रहे हैं। पर कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जो अकेले शब्द के होते हैं, यानी कि वे बिना ऑफ के होते हैं, उनके साथ द का प्रयोग करते हैं और इसे नाउन के साथ सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। वे निम्न हैं। कौन है वे? जैसे मीटिंग, मीटिंग माने सभा, कॉन्फ्रेंस माने सम्मेलन, काउंसिल माने परिषद, कमिटी माने समिति, क्राउड माने भीड़, गवर्नमेंट माने सरकार, मॉब माने भीड़, फेयर माने मेला, पार्लियामेंट माने संसद। अब जरा गौर से देखें, मीटिंग, मीटिंग कहने से सभा, सभा एक आदमी का होगा। आप कहेंगे हम सभा में गए थे, वहां एक आदमी था, बहुत अच्छा सभा था, ऐसा हो सकता है? नहीं। सभा है तो अनेक लोग होंगे ही, लोगों का समूह होगा। उसी तरह से क्या है, कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन, सम्मेलन में हजारों लाखों लोग जमा होते हैं। अगर कोई ये कहे कि तो क्या शानदार सम्मेलन था, एक आदमी था वहां, उससे मुलाकात हुई थी, चले आए, तो लोग समझेगा कि पागल हो गया। सम्मेलन में एक आदमी रहता है, कभी होगा? नहीं ना हो सकता है। तो ये शब्द, अकेले शब्द ही बहुत बड़े समूह या भीड़ का बोध कराता है ना। फिर अगर हम कहते हैं क्या, काउंसिल, परिषद, परिषद अनेक मेंबर्स का परिषद होता है, परिषद एक आदमी से नहीं बनती। इंटरमीडिएट काउंसिल, बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल है ना। तो ये बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल में अनेक सदस्य हैं, उन सदस्यों की राय से ये कोई भी फैसला लिया जाता है, तो परिषद। उसके बाद कमिटी, समिति, किसी चीज की को पूर्ण करने, किसी कार्य को पूरा करने की समिति का गठन करते हैं, है ना। तो समिति में कितने ढेर सारे सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की समूह से एक समिति बनती है। फिर है क्राउड, भीड़, भीड़ कहीं कोई घटना हो जाती है तो 50, 100, 200, 400 आदमी जमा हो जाते हैं तो भीड़ हो जाती है, तो अनेक लोगों का समूह है भीड़। फिर गवर्नमेंट, सरकार, सरकार एक आदमी से तो नहीं चलती है, अनेक, सरकार में अनेक तंत्र हैं, अनेक तंत्रों को मिला के तभी सरकार बनती है ना। अनेक सारे विभाग होते हैं, उन सारे विभागों को मिलाकर सरकार बनती है। सरकार में हजारों लाखों लोग होंगे तब एक सरकार का गठन होगा, है ना। उसके बाद है मॉब माने भीड़, गुस्सैल भीड़। यहाँ ये चीज लिखना जरूरी है, मॉब का अर्थ गुस्सैल भीड़, गुस्साई भी भीड़ को मॉब कहते हैं, गुस्सैल भीड़, गुस्सैल भीड़। अब मान लीजिए जो गुस्सैल भीड़ को कहते हैं मॉब, किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए, सजा देने के लिए ढेर सारे लोग
क्रोध में जाते हैं, हथियार के साथ किसी की पिटाई करना है, किसी चीज का तोड़ फोड़ करना है, तो वहां गुस्सैल भीड़ को मॉब कहते हैं। क्राउड अलग चीज है और मॉब अलग चीज है। तो भीड़, गुस्सैल भीड़ में भी तो अनेक लोग होते हैं। फिर है फेयर, मैंने मेला। मेला में कितने लोग होते हैं? एक लोग होगा नहीं ना। मेला का मतलब ये है ढेर सारे लोगों का समूह, भारी भीड़, मेला। उसके बाद पार्लियामेंट, संसद। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। तो ये दोनों मिला के संसद बनती है। ढेर सारे सदस्यों के समूह हैं संसद में, एक आध सदस्य तो है नहीं, है ना। पार्लियामेंट में 2 सदन है, दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या एग्जैक्ट तो संख्या नहीं मालूम है हमको भी, लेकिन जो संख्या है ढेर सारे लोगों का समूह है तो वही संसद है। तो समझ रहे हैं ना, ये सारे जो हैं एक समूह का बोध कराता है, इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं। इन सबों के साथ जो है ऊपर दिए गए सारे कलेक्टिव नाउन्स ऐसे हैं जिनमें ऑफ नहीं लगी है, इनके साथ सिंगुलर या प्लूरल किसी भी वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है। ये जो भी सिंगल वर्ड वाले कलेक्टिव नाउन्स हैं जो भी बताए हैं, उनमें सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ड्स का प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स कलेक्टिव नाउन्स के, द मीटिंग इज आर बिग। मीटिंग ये सिंगल वर्ड का कलेक्टिव नाउन है। ये ऑफ से मिलकर नहीं बना है। इसमें इज या आर दोनों लगा सकते हैं। इज भी हो सकता है और आर भी, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। सभा बड़ी है, द मीटिंग इज आर बिग। द गवर्नमेंट इज आर फंक्शनिंग वेल। सरकार अच्छी तरह कार्य कर रही है। तो गवर्नमेंट को आप सिंगुलर मानिए इज या प्लूरल मानिए आर, दोनों लगा सकते हैं। द क्राउड इज आर बिग। भीड़ बड़ी है, इज और आर दोनों लगा सकते हैं। द मॉब इज आर वेरी वायलेंट। गुस्सैल भीड़ बहुत उग्र है। तो देखिए मॉब के साथ इज आर दोनों लगी है, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों, सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन कलेक्टिव नाउन्स को एक बार सिंगुलर मानते हैं तो सारे वाक्यों में शुरू से अंत तक सिंगुलर ही मानना होगा, और अगर प्लूरल मानते हैं तो सारे वाक्यों में शुरू से अंत तक प्लूरल ही मानना होगा। अगर एक बार आप सिंगुलर मानते हैं तो अंत तक सिंगुलर मानिए, एक बार प्लूरल मानते हैं तो अंत तक प्लूरल मानिए। ऐसा नहीं कि यहाँ सिंगुलर और फिर उसी वाक्य में आगे प्लूरल, ऐसा नहीं कर सकते। सिंगुलर माने और फिर उसी वाक्य में आगे प्लूरल माने, ऐसा नहीं। अगर सिंगुलर माने तो उस वाक्य में शुरू से लेकर अंत तक सिंगुलर मानिए। अगर प्लूरल मानते हैं एक बार तो फिर शुरू से अंत तक उस वाक्य में प्लूरल मानिए, और उस वाक्य से जुड़े हुए दूसरे वाक्य में भी अगर आप एक बार सिंगुलर माने हैं तो सब जगह सिंगुलर, अगर प्लूरल माने हैं तो सब जगह प्लूरल ही लगाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे द काउंसिल इज टेकिंग इट्स डिसीजन। समिति अपना निर्णय ले रही है। काउंसिल को यहाँ सिंगुलर माने इज लगाए, उसके लिए इट्स, पॉसेसिव केस क्या लगा? इट्स। सिंगुलर है इसलिए इट्स लगा। समिति अपना निर्णय ले रही है। काउंसिल को सिंगुलर मानते हुए इज एवं इट्स का प्रयोग किए हैं, जो सही है। परंतु द काउंसिल इज टेकिंग देयर डिसीजन गलत है, क्योंकि काउंसिल को सिंगुलर मानकर इज लगाए हैं, काउंसिल को सिंगुलर मानकर इज लगाए हैं, ठीक है। पर उसी वाक्य में देयर का प्रयोग प्लूरल मानकर किए हैं, जो गलत है। यानी कि काउंसिल को सिंगुलर माने तो इज लगाए, और इज लगाए तो यहाँ इट्स होना चाहिए। दे प्लूरल है ना, तो अगर प्लूरल माने काउंसिल को तो आप आर का प्रयोग करते, तब देयर लगाते। अगर सिंगुलर माने तो इज लगाए, और यहाँ सिंगुलर के लिए इट्स का प्रयोग होगा। देयर होगा? नहीं होगा। ये देयर लगाए तो प्लूरल मान लीजिए, ये गलत हो गया। यहाँ सिंगुलर माने इज लगाए, और पॉसिटिव केस के लिए आप सिंगुलर के लिए इट्स होना चाहिए, आप लगाए देयर, तो गलत है। फिर आगे, द गवर्नमेंट इज फेयर इन इट्स डिसीजन। सरकार अपने निर्णय में सही है। तो यहाँ गवर्नमेंट को आप इज लगाए क्योंकि सिंगुलर माने, और उसके लिए फिर सिंगुलर पॉसिटिव केस इट्स का प्रयोग की। फिर द गवर्नमेंट इज फेयर इन देयर डिसीजन, ये इनकरेक्ट है, गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि इज मान के यहाँ आप गवर्नमेंट को सिंगुलर माने इज लगाए, वहाँ पर प्लूरल मान के देयर लगा दिए, गलत हो गया। इस वाक्य में इज लगाए तो यहाँ पर इट्स होना चाहिए, देयर की जगह इट्स होगा। या नहीं तो इज की जगह आर लगाइए। जब इसको आप प्लूरल माने हैं तो द गवर्नमेंट आर दीजिए, तो ये देयर सही हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है।